हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राष्ट्र और राष्ट्रता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे हम राष्ट्र की बात करें और राष्ट्रता की बात करें, तो कहते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है राष्ट्र और राज्य है। तो इसका मतलब राष्ट्र में अगर राष्ट्रता के विषय में हम विचार ना करें तो ये हमारा जो है अधूरा रह जाएगा। कहते हैं लेटिस शब्द नेशन से जो है राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेना। यानी देखा जाए तो नेशनल से ही राष्ट्रता की उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत इन पदों में राष्ट्रता की अर्थ है किसी एक जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होना। कहते हैं वस्तुतः राष्ट्रीयता की यह समझ जो है भ्रामक ही होती है। आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके नागरिक एक ही वंश या कुल से संबंधित हो। सभी राष्ट्रों में विभिन्न विभिन्न कुलों से संबंधित नागरिक पाए जाते हैं। कहता है वंशक नियम शुद्धता बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह जो है अप्रवासी अंतरजाति या अंतकुलित विवाह के कारण जो है अशुद्ध होती चली जा रही है। यानी देखा जाए तो आज के समय जो ये कहते हैं प्रवासियों की वजह से, अंतरजातियों की वजह से और अंतकुलीय विवाह के कारण ये जो है वंशक शुद्धता खत्म होती चली जा रही है। आज जो है बच्चे जो है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए अग्रसर है। अंत निश्चित रूप से जो है राष्ट्र का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है, न कि राजनीतिक या नस्ल आधारित। यानी देखा जाए तो राष्ट्र का विकास जो है वास्तविकता में मानसिक घटना है। इसको हम जो है राजनीतिक या नस्ल आधारित नहीं कह सकते। इसमें जो है अगर हम देखें थिंकरर्स के रूप में J.W. गैरन के शब्दों में, तो कहते हैं राष्ट्र एक सामाजिक रूप से संगामी समूह होता है। यानी एक होमोजेंसिस हो सकता है जो कि इसकी एकता के बारे में भी सदैव हमें सतर्क करता ही रहता है। यही J.W. गॉल्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है प्रतिपादित भी किया था। अगर हम बात करें एमसेल मूर के जो अनुसार कि राष्ट्र एक व्यक्तिगत के एक समूह के निरूपित सदैव किया जाता है, जो आपस में स्वयं को कुछ कहते हैं सजातीय घनिष्ठताओं द्वारा अभिन्न महसूस करते भी हैं। यह घनिष्ठता इतनी शक्तिशाली है कि इन व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखती है तथा अन्य लोगों के अधीन होने या आपस में एकता खो देने की असंतुष्टि भी हो जाती है। राष्ट्र का विकास निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक घटना ही मानी जा सकती है। ये जैसे हैक कहते हैं कि वस्तुतः यह एकता के प्रति जागरूक और संस्कृति चेतना ही सदैव होती है। दोस्तों हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर। देखिए, जब तक हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच अंतरों का विभेदित करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक जो है ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो सकता। बात अगर करें राष्ट्र और राष्ट्रीयता में, बहुत ही सूक्ष्म भेद ही देखा जाएगा, क्योंकि राष्ट्र से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही शब्द के विशेष उत्पत्ति भी हुई है। क्योंकि आपके समक्ष क्लियर है राष्ट्र और राष्ट्रीयता, तो इसका मतलब है कि एक ही शब्द का ये दो रूप है। कुछ लोग इन शब्दों को परंपरा बदले जा सकने वाले शब्द भी कह सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से दोनों शब्द में अंतर है, जो कि हमें कुछ यहाँ पर देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अंतर है। अगर हम पहली बात करें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द के रूप में देखा जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक भाव यानी इंसानों के मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये साइकोलॉजिकल भाव है, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ही कुल, इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं राष्ट्रता, ठीक है, नेशनलिटी। क्योंकि किस लिए उत्पन्न हुआ है? क्योंकि आप एक कुल में थे, एक आप इतिहास में थे, एक धर्म में थे, आपने एक रीति रिवाज अपनाया था, आदि कारणों से इसको हम ये कह सकते हैं। कहते हैं एक राष्ट्रता के लोगों में एकता की भावना होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनमें कुछ समानताएं अवश्य ही है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग कर देती है, परंतु राष्ट्र लोगों का एक संगठित एवं व्यवस्थित समूह को कहा जा सकता है। राष्ट्र जो होती है दोस्तों, इतना दिमाग में आपने रखना है कि राष्ट्र जो है लोगों का एक संगठित एवं सुव्यवस्थित समूह को कहा जाता है। किसी राष्ट्र में व्यक्तियों को जो है चीज जोड़ती है वह एक होने की भावना। जब तक आप में राष्ट्रता की भावना नहीं रहेगी, आप एक नहीं बन सकते हो। तभी तो आपको पता है कि बड़े बड़े मंत्री लोग सब आपको जो है सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलसा देते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रता की भावना को नहीं समझ पाए हैं आज तक। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, लेकिन राष्ट्र के व्यक्ति तब होंगे जब हर एक व्यक्ति जो है आपका भाई बहन और सहचार्य रहेगा। क्योंकि हम
कहते हैं हमें भाईचारे के संबंध से जीवन जीना चाहिए, हर दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए, न कि हम कठोरता रखें। तभी तो हमारे देश में जो है बड़े बड़े नेता जो है हम पे ही राज करने लग जाते हैं। कारण यही है, हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम जो है लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक है, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्री हम पे राज कर रहे होते हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। वो जब मर्जी आते हैं, एक छोटी सी बात करके पूरे आग लगा के चले जाते हैं, और हम आपस में मार काट करके चले जाते हैं, अपने हमारे समाप्त हो जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि सरकार आके आपको सहानुभूति देती है कि हम 2 लाख रुपया उसको देंगे, 4 लाख रुपये उसको देंगे। तो इसी बात को हमने यहाँ पर समझना है कि कहते हैं राष्ट्र का भावना जो है हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। वह एक होने की भावना हमें बताती है। अंततः राष्ट्र में एक संगठन में विचार आता है तथा राष्ट्र की भावनात्मक होती है। ठीक है, अगर देखा जाए मूल रूप से राष्ट्र एक संस्कृति पद है जो केवल राजनीतिक है। जैसे हेलेक्स हमें बताते हैं कि राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीतिक पद है जो कि संयोगवश सांस्कृतिक है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है संयोगवश इसको जो है राष्ट्रता की बात किया गया है, यानी एक राजनीतिक पद न हो के ये सांस्कृतिक पद है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्र की राजनीतिक और राष्ट्र की सांस्कृतिक जो है संकल्पना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे पास जो है अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राज्य के विकास से ये प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रता वाले भी राज्य हो सकते हैं। जैसे आपने अमेरिका के भी देखा होगा, कहते हैं एक ही राष्ट्रता कई राज्यों से भी पाई जा सकती है। जैसे हम पूर्वी यूरोपीय संघ में जब एक राज्य तथा कई राष्ट्रीयता सम्मिलित थी, जैसे कि यूएसएसआर, आपने पढ़ा भी होगा यूएसएसआर के बारे में, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कई राज्य सम्मिलित थी, लेकिन जब इसका विखंडन हुआ तो ये सारे टूट के अलग अलग हो गए। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा होगा तो आगे हम ये टॉपिक करेंगे, तो इसको जरूर आप उस वीडियो को देखना। कई राष्ट्रता सम्मिलित भी होती है। दूसरे जो है उदाहरणार्थ कोरियन राष्ट्रता जो है 2 से अधिक राज्यों से विद्यमान होता है। अंततः राज्य और राष्ट्रता एक ही साथ पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें दो बात यहाँ नहीं कहा जा सकता है। अगर हम चौथी बात देखें तो दूसरे शब्दों में अर्थ में यही होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रता 2 अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग राष्ट्रता शब्द को मानते हैं कि यह राष्ट्र के निर्माण का आधारभूत तथ्य अथवा गुण है, अर्थात राष्ट्र से पहले राष्ट्रता का स्थान है। इसलिए मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहूदी राष्ट्रता में यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आगे यही बात बताया गया है जो कि 5th पॉइंट के रूप में है। यदि हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, भाषा और रीति रिवाज तथा एक ही क्षेत्र जनसंख्या के सबसे अधिक लोगों के लिए करते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग भी एक राष्ट्र है। दूसरी ओर यदि हम राष्ट्रता शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विभिन्न मानव समुदाय के लिए करते हैं जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ वेलेस एक राष्ट्रता तथा एक ब्रिटिश राष्ट्र का एक अंग भी है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्रता के तत्व एवं घटक। देखिए, अगर राष्ट्रीयता की बात अगर आप करना चाहते हो तो इसके तत्व और घटक के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके लिए ज्ञान के लिए भी जरूरी रहेगा। कहते हैं राष्ट्र के तत्वों के घटक कुछ हमारे समक्ष यहाँ पर प्रेजेंट है। कहते हैं राष्ट्र के इसके घटक पदों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन बात है, यानी इसको आप घटक को इतना आसानी से नहीं समझ सकते। यह एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, क्योंकि पहले हमने बात किया था कि सिर्फ ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है। या तो कहते हैं अंततः यह असंभव है कि कोई ऐसा सामान्य गुण अथवा निजी जो है रुचि हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इससे कोई भी अत्यंत कठिन इसका जो है तत्व होना हो सकता है जो राष्ट्र में सभी जगहों पर सामान्य हो। यानी अगर देखा जाए तो तत्व जो है सभी जगह सामान्य नहीं हो सकता है। अंत हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह विशेष घटक या अलग राष्ट्र सामान्य है। इस प्रयास में हम यहाँ कुछ घटकों की सूचीबद्ध भी कर सकते हैं जो हमारे समक्ष है, यानी इससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो है राष्ट्र के कुछ तत्व या घटक हो सकते हैं। कहते हैं ये होना अत्यंत कठिन है क्योंकि सभी जगह जो है अलग पॉलिटिकल्स होती है, अलग राष्ट्रता होती है, तो यानी इसीलिए जो है इसका तत्व को ढूंढना बहुत ही कठिन है। फिर भी हम जो है कुछ घटकों को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है सामान्य भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, ये भी जो हो सकता है राष्ट्रता के एक घटक के रूप में देखा जा सकता है।
एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्र के एक बड़े घटक का निर्माण भी करते हैं। ऐसी इसलिए है क्योंकि ये लोग संभवतः एक जैसे संस्कृति का विकास सदैव करते हैं। यही कारण है कि देश के जो है मातृभूमि या पितृभूमि यानी मदरलैंड या कह लो आप जो है फादरलैंड की तरह ही देखते हैं। हम लोगों की देश के साथ पहचान भी देखते हैं। यानी अंततः डेनमार्क के लोगों को डेन, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी और जो है भारतीयों को हम भारतीय ही कहते हैं। अमेरिका वासियों को हम अमरीकी कहते हैं। ये एक जो है क्षेत्र का होना राष्ट्र का एक आवश्यक घटक नहीं माना जा सकता। इसराइल के निर्माण से पहले यहूदियों संपूर्ण विश्व में बिखरे हुए थे और एक ही राज्य के क्षेत्र के न होने के बावजूद भी वो एक शक्तिशाली राष्ट्र थे। इस प्रकार जो है पोलिश लोगों का जो है 1919 ईस्वी से पहले कोई एक जो है राज्य क्षेत्र नहीं था, परंतु एक राष्ट्र जरूर थी। तो ये कह सकते हो कि सामान्य भौगोलिक क्षेत्र भी उनमें से एक घटक हो सकती है। दूसरा हमारे समक्ष है सामान्य कुल। कहते हैं कुलीय समानता का विचार यह दर्शाता है कि किसी राष्ट्रता विशेष से संबंधित लोग एक समूह अथवा सामाजिक एकता से संबंधित भी हो सकता है। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि कुलीय शुद्धता से ही राष्ट्र बनता है। वैज्ञानिक तौर पर यह गलत बात सिद्ध कर दिया गया है। उपयुक्त ध्यान जो है अध्ययन अनुसार जो है प्रवासी हो गया, अंतरजातीय विवाह हो गया आदि कारण कुलीय शुद्धता लगभग असंभव सी हो गई है। यानी आज देखा जाए तो जो हम प्रियोरिटी की बात कर रहे थे वो प्रियोरिटी जो है बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। आज यह मिथक बन गया है और इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि आज जो है इंटरकास्ट मैरिज सामान्य बात बन गई है। परंतु ये विश्वास है कि लोग एक वास्तविक या काल्पनिक कुल से संबंधित जरूर है। इससे जो है राष्ट्र के विचारों में योगदान मिल सकता है कुछ हद तक। कुलीय समरूपता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सामान्य भाषा और रीति रिवाज और संस्कृति जो है समरूपता पर बल मिलती है। क्योंकि आप एक राष्ट्र के हो और एक राष्ट्र के वजह कारण क्या होता है, आपकी सामान्य भाषा भी होती है, रीति रिवाज भी होता है और संस्कृति समरूपता भी होती है। तो इससे होता है कि सामान्य कुल पे बल मिलता है, यानी हम एक राष्ट्र के हैं, इस पे जो है हमारा विश्वास प्रबल होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य भाषा। कहते हैं सामान्य भाषा विचार व्यक्त करने का एक साधन होता है जो आप भी जानते हो, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह राष्ट्र के अन्य घटकों का एक आधार माना जा सकता है, क्योंकि एक जैसी भाषा न केवल एक जैसे साहित्य का होना दर्शाता है वरन एक जैसी ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर साहित्य एक होता है तो ऐतिहासिक विरासत भी एक जैसा दर्शाया जा सकता है। सामान्य ऐतिहासिक अनुभव और सामान्य परंपराएं जो कि साहित्य में झलकती है, ये सब एक ही राष्ट्र के लोगों के लिए एक सूत्र में बांधने जैसी है। यानी कहा जाए तो एक जैसी ही, और इन्हीं कारणों से एक जैसी जो है समाज का निर्माण भी होती है। अधिकतम यूरोपीय राष्ट्र का विकास सामान्य भाषा के कारण ही हुआ है। जैसे कि इंग्लैंड का जो है अंग्रेजी भाषा से, फ्रांस का फ्रेंच से और स्पेन का विकास स्पेनिश भाषा से ही हुआ है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आज हम किसी भी द्विभाषी और बहुभाषी राष्ट्र के बारे में जानते हैं तथा अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा बन चुका है। इसे संसार के सभी लोगों में बोला जाता है और इसे केवल इंग्लैंड से ही नहीं जोड़ा जा सकता, पूरे विश्व के साथ इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो है सभी देशों में सामान्य रूप से सिखाई भी जाती है और बोली भी जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह राष्ट्र की भावनाओं के ऊपर जो है प्रबलित हुआ है और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी किया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य धर्म। देखिए धर्म भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि हिंदू हिंदू के लिए मर रहा होता है, मुस्लिम मुस्लिम के लिए मर रहा होता है, जितने भी धर्म होते हैं एक दूसरे अपने धर्म के लिए ही मर रहे होते हैं और धर्म के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। राजनीतिक में भी ये देखने को मिला है कि जिस धर्म के लोग बनते हैं उसी धर्म के लिए काफ़ी प्रगति भी करते हैं। तो ये बहुत कहते हैं सामान्य धर्म होने भी एक घटक के रूप में राष्ट्र के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायी के रक्षा के स्पेन जो है जहाजी बेरों का मुकाबला किया गया था, परंतु ये भी एक आवश्यक घटक नहीं है। दरअसल आधुनिक समय में राष्ट्र जो है बहुधर्मी बन गई है। यानी आज देखोगे तो कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर एक ही जो है धर्म के लोग मिलते हों, यहाँ कई धर्म के लोग मिलता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि राष्ट्र जो है बहुधर्मी आज बन चुका है। इन परिस्थितियों में धर्म एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और आम जीवन में धर्म जो है निरपेक्षता आ जाती है। धर्म हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। यानी धर्म देखा जाए तो ये हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। सामान्य धर्म के होते हुए भी पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था, एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये आप समझ सकते हो
कि पाकिस्तान एक जैसे धर्म था, सारे थे मुस्लिम धर्म के, लेकिन फिर भी इनका जो है बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कहा जा सकता है कि धर्म भी जो है राष्ट्रीय की भावना को अलग करने के लिए हमेशा जो है प्रचलित रहती है और हमेशा तैयार रहता है। इसलिए राष्ट्रीय की भावना में जो है धर्म भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भारत विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन घटक के रूप में नकारात्मक कार्य किए, जो आप लोगों से जो है अनभिज्ञ नहीं होगा। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कई जगहों पे। उसके पश्चात हमारे समक्ष सामान्य राजनीतिक व्यवस्था। कहते हैं किसी राज्य में सामान्य राजनीतिक ढांचे का होना भी, चाहे वो वर्तमान हो या भूत में हो, राष्ट्र का एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। एक राज्य में लोग कानून के द्वारा एक सूत्र से सदैव बंधे हुए रहते हैं और एक ही राज्य में इस प्रकार रहने से एकता की भावना उत्पन्न होती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था भी सबसे इम्पोर्टेंट घटक के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न संकट घड़ियों में जैसे कि युद्ध के समय देशभक्ति की भावना का सदैव विकास हो जाता है और वास्तव में सरकार विभिन्न तरीकों द्वारा उसे उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। गिलक्रिस्ट ठीक ही कहते थे कि राष्ट्र या तो इसलिए भी अस्तित्व में है क्योंकि यह एक राष्ट्र है जिसका इसके राज्य और क्षेत्र से निहित होती है, या इसलिए क्योंकि यह अपने राज्य या क्षेत्र के साथ राष्ट्र बनने की इच्छा रखती है। तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र की भावना में राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्थिक कारक। कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप लोगों को एक दूसरे से समीप लाते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जातियों और कुलों को मिश्रण के फलस्वरूप ही राष्ट्र उभरती है। कहते हैं आदि समाज में राष्ट्र के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मार्क्सवादी का भी ये भी विश्वास है कि राष्ट्र आर्थिक कारकों के कारण ही उभरी होगी। उनके अनुसार किसी दास युग या समाजवादी समाज के लिए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं था। राष्ट्र केवल उत्पादन के जो है पूंजीवाद तरीके के बाद ही अस्तित्व में आई होगी। निसंदेह आर्थिक जो है घटक राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है और यह राष्ट्र के सहेज कर रखने का भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, परंतु यह अकेले ही राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एक सामान्य जो अधनिष्ठता। कहते हैं अफ्रीका एशियाई देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के उभरने में सामान्य अधनिष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया था। विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। इस एक सामान्य जो अधनिष्ठता के कारण उनमें राष्ट्रता की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि इससे लोगों में एक होने की भावना जागृत की। भारत में सामान्य औपनिवेशिक शोषण के कारण सामान्य भारतीय राष्ट्र का उदय हुआ और यह भारत के लोग भी एक सूत्र में बंध गए और जो है अंग्रेज से दो चार हाथ भी करने लग गए। तो ये औपनिवेशिक के कारण हमारे देश में जो शोषण हुआ इसके खिलाफ भी हमारे देश की जनता जो है जागरूक हुई। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो एक सामान्य राजनीतिक अभिलाषा है। कहते हैं कुछ लोग एक राष्ट्र होने की भावना को राष्ट्र का एक मुख्य घटक मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पोल नागरिक जो है पोलैंड के चाहते थे। इसी प्रकार यूरोप में रहने वाले कुछ अन्य अल्पसंख्यक भी अलग राष्ट्र के इच्छुक भी थे। 1919 में पेरिस शांति वार्ता में जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया और सभी घटक हालांकि राष्ट्रता के विकास में योगदान भी करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी पूर्णता आवश्यक नहीं है। वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है। ये बात आपको याद होना चाहिए, रखना भी चाहिए कि वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है जिसे किसी वस्तुनिष्ठ घटक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी एक या अधिक घटक का होना या न होना ये नहीं दर्शाता है कि राष्ट्रता की भावना है या नहीं। यानी राष्ट्रता जो है एक व्यक्तिगत भावना है, ये आप में होना चाहिए। जिस राष्ट्र में आप लोग रहते हो उस राष्ट्र के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना है और इसके लिए सदैव ही राष्ट्र की भावना आपके मन में होना चाहिए। जो भी करने जा रहे हैं वो है राज्य। देखिए राज्य यानी स्टेट यानी राज्य। कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही माना जा सकता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो है राज्य का बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। परंतु इसे गलत तरीके से जो है राज्य समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन और राजकीय सहायता आदि के लिए भी किया जाता है। जैसे कि भारतीय संघ के राज्य अमेरिका में बनने वाले जो है 50 राज्य। आपको पता है जब अमेरिका की संविधान बन रही थी उस समय 13 राज्य ही था, लेकिन अब के समय जो है अभी 50 राज्य मिलकर जो है अमेरिका का निर्माण किया है और अमेरिका जो है तब पावरफुल बना है। तो उनका एक अपना राजनीतिक स्ट्रक्चर है जिसके विषय में आप बीए में पढ़ोगे कि अमेरिका का राज्य प्रशासन कैसे है, ठीक है। ये आपका होगा बीए अगर करते हो तो 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा,
ठीक है। कहते हैं परंतु जो है राजनीति विज्ञान में हम इस शब्द का प्रयोग अलग भी कर सकते हैं। इसका एक विशेष अर्थ होता है कि राज्य की संकल्पना की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको समझना चाहिए। इसमें जो है वल्लन सली ने साफ शब्दों में कहा था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये राजनीतिक तौर पर जो है संगठित होते हैं, उनकी समुदाय को जो है हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार होता हो, जो बाहरी नियंत्रण स्वतंत्र और जो है लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता जो है स्वभाव से करती हो। यानी आप कह सकते हो कि ये बात जो थी स्पष्ट थी कि इन्होंने कहा था गवर्नर ने, कहते हैं गवर्नर ने इसे बात जानते थे कि राज्य एक ऐसी लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो। इस गवर्नर ने यह बात जो है पूरी स्वतंत्रता रूप में भी बताई थी कि बाहर नियंत्रण के स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र ही हो, जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। तो गवर्नर ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था। अगर हम लस्की की बात देखें तो लस्की ने भी ऐसे ही कुछ परिभाषा दिया था कि राज्य एक ऐसी क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों और प्रजाओं में विभक्त हो जाते हैं, चाहे वो विभक्त कहते हैं व्यक्तिगत हो या उनके समूह या जिनके संबंधों को एक दमनकारी शक्ति का प्रयोग से मजबूत किया जाता हो। यानी देखा जाए तो प्रजाओं में जो है विभाजित, या चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद ब्रैड विलियम्स ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एक जो है राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये संगठित क्या होता है, एक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर गिलक्रिस्ट की बात हम अगर चर्चा करें तो कहते हैं गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था कि राज्य राजनीति विज्ञान की एक संकल्पना है एवं एक नैतिक वास्तविकता है जो सरकार के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग पर जो है निवास करने वाले चंद लोगों में निवास करती है। यानी इसमें कहते हैं बहुत लोग सम्मिलित नहीं होती हैं, चंद लोग ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आंतरिक मामलों में लोगों की जो है संप्रभुता जो है व्यक्त करने वाले अंग होते हैं तथा बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से सदैव ही स्वतंत्र होते हैं। तो गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है बयां किया था। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह अकेला नहीं रह सकता। जब लोग एक साथ रहते हैं तो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अच्छा और दयालु नहीं होता है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जो है लालच, लोभ, माया, दोष, ठीक है, स्वार्थ की भावनाएं दर्शाते हैं। यानी कहते हैं सभी लोग एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ वो अपना जो है काम निकलवाने के लिए वो आपके साथ सहानुभूति के जो है विचारधारा रखेंगे, लेकिन देखा जाए तो पुरुष और महिलाएं जो कभी गर्व, दोष, लालच और स्वार्थ की भावनाओं से सदैव ग्रसित होते हैं। वर्ग के अनुसार ये बात साफ शब्दों में वर्ग ने कहा था कि तस्य समाज में केवल व्यक्ति विशेष के जो है विभिन्न मनोभावों को ही नहीं वरना सभी के भावों का नियंत्रण रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यानी देखा जाए तो कहते हैं अगर हम समाज में रहते हैं तो सभी के भावों को भी ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। लोगों के विचार को नियंत्रण लाने का सबसे अच्छा तरीका राजनीतिक सत्ता ही है और इस प्रकार लोग सामान्य व्यवहार के नियमों में बंध जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके जो बात करने का ढंग होता है बिल्कुल ही कहते हैं लोगों को लुभाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कौन आप कौन ये प्रलाप यहाँ पर गाते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसे सजा भी मिल सकती है। कहते हैं समाज लोगों के जो है सहचार्य की आवश्यकता पूरी करता है और राज्य इस आवश्यकता संपन्न समस्याओं को भी हल करने की सदैव कोशिश करता ही रहता है। राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है। यह एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है, जैसे कि अरस्तु ने भी कहा था। और अरस्तु को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो इनके बात जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राज्य का जो है उदय जीवन की मूल आवश्यकताओं से ही होती है तथा यह अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व में सदैव रहता ही है। केवल राज्य कारण ही कोई व्यक्ति जो है सक्षमता के स्तर तक उठ सकता है। यदि कोई सत्ता, संगठन या नियम न हो तो समाज एक साथ नहीं रह सकता है। राज्य भी वही अस्तित्व में आता है जहां लोगों का एक संगठित समाज में रहते हैं। कालांतर में राज्य ने धीरे धीरे सरल संस्था से अब एक जो जटिल संगठन के रूप में धारण कर लिया है, जैसे कि आजकल दृष्टिगोचर देखने को मिलता है। यानी आजकल दृष्टिगोचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो ये सरल संस्था जो है आज जटिल संस्था के रूप में अपना रूप धारण कर लिया है और जो आज के समय में हर समाज में देखने को मिल जाता है। राज्य का सारा उसके जो है दमनकारी शक्तियों को एक अधिकार में है और यह लोगों से जो है आज्ञा पालन करने का अधिकार भी रखता है। परंतु अगर हम मार्क्सवादी विचारधाराओं के अनुसार इस बात का अगर हम बात करें
तो मार्क्सवादी विचार के अनुसार राज्य एक जो है वर्ग संगठन है जिसकी संरचना संपत्तिशाली वर्गों में जो है गरीबी को सताने और उसको शोषण के लिए किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिसके पास पैसा है वो गरीबों को सताने की कोशिश करता है। अमीर जो है चाहते हैं कैसे उसका शोषण कर लें, ठीक है, और गरीब जो है शोषण होते ही रहते हैं। कहते हुए राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संपत्तिशाली वर्ग राज्य की रचना किया है और वही राज्य के स्वामी हैं। ये विचारधारा के रूप में वो चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वही सबसे बड़ा बन जाता है और वही अपने आप को महान भी कहलाता है। कहते हैं घरों में भी उसी को ही सब चाहते हैं, ठीक है, जो गरीब होता है उसको वो दुत्कारते हैं। तो ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को इन भावनाओं को अलग करने की ज़रूरत है। अंदर राज्य शोषण का एक साधन मात्र ही माना जा सकता है, यानी राज्य जो होती है सिर्फ शोषण ही करने का एक जगह और एरिया माना गया है, क्योंकि ये तो है अमीरी गरीबी तो इसमें आम बात देखने को मिल जाता है। वो एक वर्गहीन एवं साम्यवादी समाज की कल्पना भी करते हैं जिसमें राज्य का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य के घटक। देखिए जैसे कि हमने नेशनल घटक पढ़ा था यानी एलिमेंट पढ़ा था, उस तरह राज्य के भी यहाँ पर एलिमेंट है। तो आपको ये जानना अत्यंत रोचक होगा कि राज्य के कौन कौन से जो है एलिमेंट है, घटक है जो इसको प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो राज्य के 4 ही मूल्य रूप से जो है घटक माना गया है। सबसे पहले जनसंख्या आती है। जनसंख्या इसी बात को दर्शाता है कि राज्य एक जो है मानव संस्था है। राज्य जो होती है मानव द्वारा बनाया गया संस्था है। लोग ही राज्य का निर्माण करते हैं। अंटार्कटिका एक राज्य नहीं है क्योंकि वो यहाँ मानव जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या इस कहते योग्य होना चाहिए कि राज्य को वह चला सके, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि एक राज्य बनाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होगी जब वो राज्य कहलाएगी। इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा यहाँ रखा है। अगर बात हम करें प्लेटो और अरस्तुस को, कहते हैं अरस्तुस जो है कहते हैं फादर ऑफ जो है इनको पॉलिटिकल साइंस यानी जो है आपका राजनीतिक विज्ञान का फादर के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एथेन और स्पार्टन थे जो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो बताई थी वो 5400 निर्धारित की गई थी। लेकिन अरस्तु ने इस सामान्य विचार बताया कि किसी भी राज्य को ना तो अधिक छोटी होनी चाहिए ना कि बहुत बड़ा। यह इतना बड़ा हो कि स्वयं ही पोषित हो और इतना छोटा हो कि आसानी से सम्मिलित हो सके। इसमें रूसों ने यह संख्या जो है 10,000 बताई थी, परंतु किसी राज्य में जनसंख्या का निर्धारण एक बहुत ही कठिन कार्य और दुष्कर्ष कार्य हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या का निर्धारण अगर आप करना चाहोगे तो कहते हैं राज्य या कोई भी हो जनसंख्या रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो है रूसों ने भी बताया था कि 10,000 जनसंख्या की ज़रूरत है और सभी साइंटिस्टों के अपने अपने विचारधारा था। लेकिन आधुनिक समय में भारत और चीन की जनसंख्या अत्यंत विशाल है तथा जो है सैन्य सम्मेलन जैसे देशों को बहुत कम है। कहते पूर्व अगर देखें सोवियत संघ जैसे देशों में बड़े परिवार की माताओं के जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी सोवियत संघ में जो बहुत अधिक बच्चों को जन्म देते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है, जबकि चीन में केवल एक बच्चा होने के बाद जो है मानदंड को अपनाया जाता है, यानी एक ही बच्चा वहाँ पर जन्म दिया जाता है। तो कहते हैं सभी जगह जो है अपनी विचारधारा रखा गया है। मुसोलिनी जैसे कि तनाशाह ने बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को खुलकर प्रोत्साहन दिया था। मुसोलिनी जो था एक तनाशाह शासक था जिसने साफ शब्दों में ये कहा था कि जितना हो सके बच्चों को जन्म दो, क्योंकि मुसोलिनी जो है जनसंख्या की बड़ी खुला प्रोत्साहन भी दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाता है, ठीक है। मुसोलिनी के बारे में अगर आप जानोगे तो वो हिटलर के ही साथ था और ये दोनों ने ही जो है सेकंड विश्व युद्ध जो है करवाया था। तो इसके बारे में जो है बीए में आप पढ़ोगे। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो डाल भी रखा है मुसोलिनी के ऊपर और हिटलर के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसका जो है हमारे इतिहास में हमारा जो है उसमें क्या योगदान था। अंत जनसंख्या पर कोई भी जो है सैद्धांतिक या व्यवहारिक सीमा नहीं लगाई जा सकती। अगर देखा जाए तो राज्य पर जो जनसंख्या की जो बात आई है वो किसी निर्धारित नहीं किया जा सकता। जनसंख्या कितनी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी बताया गया है कि सोवियत संघ में जो वहाँ पर जो है अधिक बच्चे जन्म देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन भारत और चीन में इस पर कंट्रोल लगाने की बात कही जा रही है। तो इसमें जो है राज्य का जो सही रूप बात यहाँ पर आई थी वो बात जो है यहाँ मिथ्या साबित होती है, क्योंकि राज्य का जो जनसंख्या हम कभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जनसंख्या रहता है वैसे ही राज्य का निर्माण होता है। तो इसका मतलब अगर भारत में देखा जाए तो कहते हैं 5,000 तो एक छोटा सा पाठ में व्यक्ति होते हैं, तो इसको क्या अलग राज्य घोषित कर दिया जाए? तो यही बात यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। तो राज्य के लिए जरूरत नहीं है कि जनसंख्या ही होना अनिवार्य है। ऐसे में तो भारत में और चीन में जो है
राज्यों की संख्या ही अधिक बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आया है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक सीमा इसकी नहीं लगाई जा सकती, परंतु यह इतनी आवश्यक होना चाहिए कि इसमें शासक और शासित वर्ग हो, यानी इन राज्यों में एक शासक हो और एक शासित वर्ग हो जो कि राजनीतिक संस्था को सहयोग दे सके। जनसंख्या, उपलब्ध भूमि और संसाधनों की जो है अनुमानित होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह ध्यान में रहे कि जनसंख्या अंतरों तथा अन्य साधनों के उतना ही रहने से राज्य के जो है स्वरूप में कोई जो है अंतर नहीं पड़ता हो। जनसंख्या की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। एक अच्छे राज्य के नागरिक जो है स्वस्थ, बुद्धिमान, अनुशासित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई राज्य में ये सारे गुण हैं तो इसका मतलब वो राज्य जो है परिपूर्ण है। उनमें जो है तेजस्वी गुण होने अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जनसंख्या की संरचना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सामान्य जनसंख्या वाले राज्य आसानी से जो है शासित किए जा सकते हैं, यानी जहाँ पर आदर्श होता है, स्वास्थ्य होता है, बुद्धिमत्ता होता है, अनुशासन होता है, तेजस्वी गुण होते हैं, तो ऐसे राज्यों में जो है शासन करना बहुत ही आसान होता है। उसके पश्चात राज्य का अगर हम देखें तो दूसरा जो एलिमेंट है, घटक है, वह है भूभाग। कहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति राज्य से जुड़ा होता है वैसे ही प्रत्येक वर्ग गज जमीन भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जमीन होती है तभी उस पर जो है जनसंख्या निवास भी करती है। कोई भी राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग को नहीं होता है। किसी क्षेत्र में एक साथ मिलकर रहने लोगों की बांधता है और इस राज्य क्षेत्र को जो के लिए प्रेम की भावना, देशभक्ति उत्पन्न करती है। कुछ लोग इसे जो है मातृभूमि और कुछ इसे जो है पिता भूमि भी कहते हैं, परंतु अपने राज्य क्षेत्र से सभी का एक निश्चित लगाव जरूर होता है। भूभाग को निश्चित होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि राजनीतिक सत्ता का अपना अधिकार क्षेत्र भी मिल जाता है। कबीलों में राजनीतिक सत्ता दिखती थी, परंतु निश्चित भूमि न होने के कारण वो एक राज्य का निर्माण नहीं कर सके। यहूदी भी विभिन्न देशों में रह रहे थे और अथवा इजराइल के निर्माण के बाद भी वो एक राज्य बनकर जिसका एक निर्धारित भूभाग है। निश्चित जो है भूभाग के बिना बाहरी मामलों का संचालन कठिन हो जाएगा। राज्य क्षेत्र यह पहचान करने के लिए आवश्यक है कि कौन सा राज्य दूसरे राज्य की सीमा से घुसने का जो है प्रयास कर रहा है। कहते हैं अगर भूभाग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, परंतु इसकी एक निश्चित भूमि होती है। कहते हैं ये जो है 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले देश सैन मैरिनो के जितना छोटा भी हो सकता है और भारत, अमेरिका, रूस और चीन के जितना बड़ा भी हो सकता है। राज्य का सरकार उसकी सरकार को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए छोटे राज्यों में सकारात्मक सरकार होती है और भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में संघीय सरकार होना अधिक उचित एकात्मक सरकार होती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है। ठीक है, यानी जो है संघात्मक सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भूमि की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कहते हैं राज्य वहाँ बसता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ भूमि की गुणवत्ता जो है उच्च कोटि की होती है। यदि भूमि खनिज और प्राकृतिक साधनों से भरपूर है तो यह राज्य आर्थिक रूप से जो है शक्तिशाली बन जाएगी। यह इस योग्य होना चाहिए कि लोगों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा सके। तो यही जो है राज्य का सबसे बड़ा जो है आदर्शात्मक वैल्यू होती है। पश्चिमी एशिया के राज्य जो है महत्वहीन थे, परंतु तेल की खोज के बाद ये प्रसिद्ध हो गए। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बड़ा होने से उसे युद्ध के समय में युद्ध नीति और सैन्य संचालन में लाभ भी मिलता है। बांग्लादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान के दो क्षेत्र बहुत दूर थे। हवाई और अलास्का अमेरिका के क्षेत्र पर मुख्य राज्य के क्षेत्र से बहुत दूर है, फिर भी वो अमेरिका का पार्ट ही माने जाते हैं। कहते हैं भूमि, जल और वायु किसी राज्य के और राज्य क्षेत्र का निर्माण सदैव करती है। राज्य की जो है सब प्रभुता पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़े और मैदान तथा वायु क्षेत्र के ऊपर ही होती है। एक निश्चित सीमा तक समुद्री भी राज्य के क्षेत्र का हिस्सा भी हो सकता है। उसके पश्चात जो है तीसरा यहाँ पर बात करें एलिमेंट यानी घटक की, तो वो है सरकार। सरकार भी राज्य का ही एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं वह उद्देश्य जिसके लिए लोग एक साथ रहते हैं जो है उसका अनुभव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे जो है ठीक प्रकार से संगठित न हो तथा निश्चित आचार विचार का पालन न हो रहा हो। वह संस्था जो इन नियमों और आचार विचारों को लागू करके उनका पालन निश्चित करती है सरकार कहलाती है। किसी निश्चित राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामान्य उद्देश्य का केंद्र बिंदु भी सरकार ही होती है। इसी माध्यम के द्वारा सामान्य नीति का निर्धारण किया भी जाता है और सामान्य रुचियों को बढ़ावा भी दिया जाता है। सरकार के बिना लोगों में जो है सशक्ति और सामूहिक कार्य की भावना कभी भी नहीं जा सकती है। सरकार की अनुपस्थिति में गुटों और दलों के बीच युद्ध एवं अराजकता की स्थिति सदैव पैदा होती ही रहेगी। अंततः एक सामान्य सत्ता की आवश्यकता होती है कि जहां पर लोग व्यवस्थित रह सके। यह मनुष्य जीवन की जो है पूर्व शर्त भी होती है और ये आवश्यक भी है। सरकार के बिना राज्य न तो हो सकती है और न ही होती है।
चाहे सरकार किसी भी रूप में हो, सरकार का होना एक जो है नितांत आवश्यकता है। यह एक राजतंत्र भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में, और एक गणतंत्र भी हो सकता है जैसे भारत में। भारत एवं ब्रिटेन की तरह इसकी सरकार का जो है संसदीय रूप भी हो सकता है, और अमेरिका की तरह सरकार का जो है अध्यक्षीय रूप भी हो सकता है। उसके पश्चात अगर चौथी एलिमेंट की हम बात करें राज्य की, तो है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्वोच्च सत्ता के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं राज्य क्षेत्र के किसी भी निश्चित भाग में रहने वाले वे लोग जिनकी अपनी सरकार हो राज्य नहीं बनाते हैं तब तक कि उसके पास संपूर्ण प्रभुता न हो। कहते हैं 15 अगस्त अगर 1947 से पहले भारत के पास जो है संपन्न प्रभु सत्ता के अलावा राज्य के सभी घटक थे, और इसलिए यह एक राज्य नहीं था। सर्वथा वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों को राजनीतिक आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि सरकार ये चाहती है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जो है राजनीतिक जितने भी बातें होती है उन सब बातों का जो है वो पालन करे, यही अपेक्षा राजनीतिक रखते हैं। राज्य के आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सर्वशक्तिमान या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, यानी कोई इस पर जो है नियंत्रण अपना स्थापित न कर सके। अंततः प्रभु सत्ता के दो पहलू होते हैं, एक तो आंतरिक हो सकता है, एक बाहरी हो सकता है। आंतरिक प्रभु सत्ता की सीमाएं के अंदर राज्य का एक एकाधिकार होता है, यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बटी हुई नहीं हो सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से ही अप्रभावित ही रहता है सदैव। अंत प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुगठित और सरकार प्रभु सत्ता होती है। अंततः प्रभु सत्ता के दो पहलू माना जाता है, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक प्रभु सत्ता राज्य की सीमाओं के अंदर राज्य का एकाधिकार होता है और यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बांटी नहीं जा सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से अप्रभावित रहते हैं। कहते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं वो प्रभु सत्ता नहीं कही जा सकती। अंत प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुसंगठित सरकार और प्रभु सत्ता होती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें से किसी भी एक घटक की अनुपस्थिति इसके राज्य के दर्जे से वंचित कर सकता है। अंत भारतीय जो गणतंत्र के 28 राज्य, अमेरिका के जो है 50 राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग भ्रामक है। ये प्रशासनिक इकाई है। देखा जाए तो आज जो है भारत की जो है राज्य की संख्या जो है बढ़ भी गई है, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई भ्रामक बात नहीं है, प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसके हमने आज जो है स्टेट और जो है नेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। जाना यह हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें था एलिमेंट, तो ये एग्जामिनरों का जो है हमेशा ही फेवरेट रहा है। तो इसको आपने अच्छे से करने हैं और इसको नोट्स के रूप में जरूर इसको जो है नोट डाउन करने हैं। और साथ में एक बात नहीं भूलना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जो उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपका फ़र्ज बन जाता है, नहीं तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा।